नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 पे कमीशन का इंतजार जो केंद्रीय कर्मचारी है और पेंशनर्स है वो काफी टाइम से कर रहे हैं। जनवरी 2025 में सरकार ने, यहाँ जो केंद्रीय सरकार है, जो मोदी जी है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था जो 8 पे कमीशन है वो जल्दी ही लागू होने वाला है। ठीक है, तो इस न्यूज को सुनते ही जितने ही केंद्रीय कर्मी है और उसके साथ जो पेंशनर्स है उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी और सब खुश हो गए थे कि भैया चलो जल्दी ही हमारा 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हर एक कमीशन के बीच में 10-10 साल की गैप होती है। जो पिछला 7th पे कमीशन था वो 2016 में लागू हुआ था, तो इसी हिसाब से 10 साल की गैप के बाद अब 2026 में 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट हो चुका था, खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन वक्त के साथ जैसे महीने बीतते गए वो खुशी धीमी हो गई और निराशा में बदल गई। ठीक है, आपको पता है कि सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो धीरे धीरे जितनी भी खुशी थी वो ठप हो गई और सब में निराशा होने लगी कि यार क्या पता सरकार कब करेगी। ठीक है, और ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि भैया दिवाली के पहले होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स में यहाँ पर बताया गया था कि जो 8 पे कमीशन है उसको नवंबर से पहले मंजूरी मिल जाएगी। 28 अक्टूबर 2025 को एक अपडेट निकल कर आई है, आपके सामने एक अपडेट आ रही होगी जिसमें सरकार ने स्पष्ट कहा है कि टोल को मंजूरी दे दी गई है, 8 पे कमीशन जल्दी ही लागू होने वाला है, इसका गठन होने वाला है। एक जस्ट लेटर आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से हम समझेंगे कि यहाँ पर 8 पे कमीशन पर जो अपडेट आई है उसमें टोल की मंजूरी क्या होगी, उसके बाद आयोग की संरचना क्या होने वाली है, सिफारिश से प्रस्तुत करने की लिमिट जो टाइम लिमिट है वो क्या होने वाली है, और उसके बाद सिफारिशें लागू करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें क्या होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा जरूरी क्यों है, जो ये वेतन आयोग लागू होने वाला है ये जरूरी क्यों है। ठीक है, तो पॉइंट के माध्यम से सारी बातें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। 28 अक्टूबर 2025 को न्यू अपडेट आई है। इस अपडेट में जो कुछ भी बताया गया है मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है टोल की मंजूरी। ठीक है, मतलब टोल की मंजूरी क्या है वो देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थों को स्वीकृति दे दी है, मतलब मंजूर कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सरकार ने औपचारिक रूप से यह तय कर लिया है कि यह आयोग किन किन विषयों पर विचार करेगा, किन बातों को ध्यान में रखेगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यह आयोग के काम करने की दिशा को तय करता है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी इसके पॉइंट्स रहेंगे वो सरकार ने सारे पॉइंट्स को नोट करने के बाद यहाँ पर इसको मंजूरी दे दी। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है आयोग की संरचना, यानी कि जो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आयोग की संरचना है, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य जो कि अंशकालीन पार्ट टाइम होंगे और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह कोई स्थायी सरकारी विभाग नहीं है। इसका गठन एक निश्चित उद्देश्य यानी कि वेतन संबंधित सिफारिशें करने के लिए किया गया है। ठीक है, और उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाएगा। मतलब ये जो गठन हो रहा है इसमें जो भी मेंबर्स वगैरह बैठेंगे ये कोई स्थायी रूप से नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक टारगेट के लिए किया जा रहा है, 8 पे कमीशन लागू करने के लिए किया जा रहा है। जब भी 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा या फिर भंग कर दिया जाएगा। अब जो संरचना स्ट्रक्चर है, आयोग में 3 प्रमुख पद होंगे। नेतृत्व जो कि आगे लीडरशिप के लिए अध्यक्ष रहेंगे, विशेषज्ञता के लिए सदस्य जो पार्ट टाइम आएंगे और प्रशासनिक और रिपोर्ट कार्यों के लिए सदस्य सचिव रहेंगे। तो यह हो गया, तो हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जस्ट तीसरा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट है सिफारिशें प्रस्तुत करने की टाइम लिमिट क्या होगी। जो हमारा चौथा पॉइंट है इसको देख लेते हैं। यह अपने गठन की तिथि यानी कि जब भी गठन होगा इसकी डेट से लेकर 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो लास्ट डेट होने वाली है गठन की, जो गठन होगा अभी हाल ही में गठन होने वाला है, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी उसके 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का यहाँ पर सरकार उनको मौका दे रही है कि इसके अंदर, इस टाइम लिमिट के अंदर आपको 18 महीनों के भीतर इसको प्रभावी रूप से अपनी सिफारिशें देनी पड़ेगी और फिर प्रभावी रूप से 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। जबकि
अगर देखा जाए तो 8 पे कमीशन 2026 में ही लागू हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्रभावी डेट है वो 18 महीनों के बाद ही होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आयोग के पास अपनी व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.5 साल यानी कि 18 महीने का समय होगा। इससे पता चलता है कि यह एक समयबद्ध कार्य है। ठीक है, मतलब लिमिटेशन, जो टाइम की लिमिट है इसमें भी। ठीक है, अब जो लास्ट रिपोर्ट है, यदि कोई मामला बहुत जरूरी है या तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए महंगाई भत्ते या किसी विशेष लाभ से संबंधित, तो आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट आने से पहले भी उस विशिष्ट विषय पर एक जो इंटरिम या शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। जैसे कि कुछ इमरजेंसी अगर फंस गई, कि जैसे महंगाई भत्ते हो गए या फिर जो विशेष लाभ से संबंधित कुछ भी ऐड करना हो या फिर कुछ भी ऐसी त्रुटि होने वाली है, तो यहाँ पर आयोग है वो अपनी पूरी रिपोर्ट 1.5 साल से पहले भी सौंप सकता है। अब हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है सिफारिशें लागू करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। ठीक है, मतलब सिफारिशें जब भी लागू होगी तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करते समय केवल कर्मचारी के हितों को ही नहीं बल्कि देश की व्यापक और आर्थिक वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना हो। तो देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना है, स्क्रीन पर भी आएगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तरफ पॉइंट्स लिखे होंगे और दूसरी तरफ उनका मतलब लिखा होगा। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट से है, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, इसका मतलब है कि आयोग को यह देखना होगा कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और सरकार का खजाना यानी कि जो सरकार के पास जो राजकोष है, जिसमें से कर्मियों को या फिर पेंशनर्स को यहाँ पर 8 पे कमीशन लागू होने के बाद जितना भी यहाँ पर लाभ बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, तो राजकोष कितना भार उठा सकता है। और सिफारिशें ऐसी होनी चाहिए जो वित्तीय रूप से जिम्मेदार, राजकोषीय विवेकशीलता हो, जिससे देश पर अत्यधिक आर्थिक दबाव ना पड़े। ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया 8 पे कमीशन लागू कर दे और यहाँ पर सबका बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बजट पर ही निर्भर करता है। बजट ही नहीं है तो 8 पे कमीशन लागू कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है केंद्रीय कर्मचारी कितने हैं, 50 लाख कर्मचारी है और 65 लाख पेंशनर्स है जिनको यहाँ पर 8 पे कमीशन का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। इसका मतलब यह है कि वेतन और पेंशन पर खर्च बढ़ने से देश के विकास कार्यों जैसे कि सड़क, अस्पताल, शिक्षा और जन कल्याण योजना जैसे कि गरीबों के लिए योजनाएं हो गई, के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। आयोग को दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी वेतन आयोग भी जरूरी है और जो विकास की चीजें हैं वो भी करना जरूरी है। ठीक है, विकास के काम, तो ऐसा ना हो कि भैया इधर वेतन आयोग लागू कर दे तो क्या है कि वेतन आयोग में सारे पैसे खर्च हो जाए और जो विकास करने के लिए जैसी भी चीज है, जैसे कि सड़क बनाना हो गया, अस्पताल, शिक्षा के लिए स्कूल बनाना हो गया। ठीक है, इसके बाद गरीबों की जो भी योजनाएं हैं, इनमें भी तो पैसे यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये जो पैसे इनमें भी तो जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि भैया 8 पे कमीशन लागू करने के लिए सारे पैसे उधर लगा दे और ये सारे काम अधूरे रह जाए। तो इसको भी हमें संतुलन बना के चलना होगा। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन है गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका तात्पर्य पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस जैसी योजनाओं से हो सकता है। यहाँ कर्मचारी अंशदान नहीं देते थे। ठीक है, जो पहले योजना चलती थी वहां पर जो केंद्रीय कर्मचारी है वो अंशदान नहीं देते थे। अब अंशदान का मतलब ये है कि अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा, यानी कि पीएफ मान सकते हैं आप, अभी पीएफ कटती है हमारी, वो पहले नहीं कटती थी। अब पीएफ नहीं कटेगी तो सरकार को अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त पैसे कर्मचारियों की सैलरी में डालने पड़ेंगे, तो वो एक तरह का वित्तीय बोझ था। ठीक है, तो यहाँ पर जहां कर्मचारी अंशदान नहीं देते थे और इसका पूरा भार सरकार पर आता था, आयोग को इन योजनाओं की भविष्य की लागत का आकलन करना होगा और बताना होगा कि इनका बोझ सरकार के वित्त पर कैसे पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं, राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, केंद्र सरकार की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकार की भी अक्सर उन्हें थोड़े बदलावों के साथ अपने कर्मचारियों के लिए अपनाती है। आयोग को यह देखना होगा कि उसकी सिफारिशों से राज्य के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा ताकि वे उन्हें भी आसानी से लागू कर सके। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार है,
केंद्र सरकार में जो भी यहाँ पर वेतन आयोग लागू होता है, ऐसा राज्य सरकार में भी होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार से में जो भी यहाँ पर डिमांड्स की गई थी वेतन आयोग लागू करने के लिए, वैसे ही केंद्र सरकार में भी की गई है। तो उन डिमांडों को ध्यान में रखने के बाद कि यार कितने फिटमेंट पर लागू होगा, या फिर देखिए जैसे आपने सरकारी रिपोर्ट में देखा होगा या फिर यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट वगैरह में देखा होगा कि 3.86 कर देंगे या फिर 2.57 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। तो यहाँ पर बात आती है कि इन डिमांडों को ध्यान में रखने के बाद भी ये देखना होगा तो सरकार के पास बजट है उसमें वो डिमांडें फिट होती है या नहीं, तो उनको ध्यान में रखकर ये फैसला लेना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है कि भैया जो वेतन आयोग है ये क्यों जरूरी है। ठीक है, सबके लिए वेतन आयोग की आवश्यकता क्या है। केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारी के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलाव पर सिफारिश देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू होती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें का जो प्रभाव है सामान्यतः 1/1/2026 से अपेक्षित है। ठीक है, मतलब 1/1 जैसे कि हर 10 साल में लागू होता है वेतन आयोग, तो 1 जनवरी 2026 में लागू होगा। ठीक है, पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो ये जो वेतन आयोग है ये 2026 में लागू होने वाला है, 8 पे कमीशन वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेतन आयोग का मूल उद्देश्य समय के साथ बदलती महंगाई, जीवन यापन की लागत और निजी क्षेत्र की वेतन को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन को आधुनिक और न्याय संगत बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये एक तरह का समय चक्र है, सर्कल है। कैसे? भारत में यह एक स्थापित प्रथा है कि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होगा। जैसे कि आपको पता है पिछला जो वेतन आयोग था वो 2016 में हुआ था, 6 पे कमीशन 2006 में हुआ था, तो ऐसा जो 8 पे कमीशन है वो 2026 में लागू होगा। ठीक है, तो यहां पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से 1/1/2026 को लागू होने वाली है। ठीक है, अब लास्ट में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए रोड मैप को मंजूरी दे दी है। यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट दे देगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, यह आयोग केवल कर्मचारियों के वेतन को ही नहीं देखेगा बल्कि देश के वित्तीय सेहत, राज्यों पर प्रभाव, विकास योजनाओं के लिए धन और पुरानी पेंशन के बोझ जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को भी ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो भैया ये अपडेट थी 28 अक्टूबर 2025 को, जहां पर मोदी जी ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दी है कि भैया जो टोर को मंजूरी मिल चुकी है कि 8 पे कमीशन जल्दी ही लागू होने वाला है 2026 में, 1 जनवरी से आपको यह लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इस अपडेट से रिलेटेड अपनी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।